एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा आज के लेक्चर नंबर 79 में हम रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। साथ देखेंगे अगर हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और जो हमारे साइड इन्फॉर्मेशन के एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हो जाएं। जितने मैक्सिमम हो सकेंगे इस लेक्चर के अंदर, जितने आप डाइजेस्ट कर लेंगे उतने हम इजीली कर लेंगे। रिव्यू क्वेश्चन तो सिर्फ एक रिव्यू देना है आपको कि आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर कोई थोड़ा सा चेंज आ गया बीच में तो मैं आपको बता दूंगा। जी क्वेश्चन नंबर 13.1 में कहता है आसान से हैं, बहुत सिंपल से हैं, हमने सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिर्फ रिव्यू कराने का पर्पज़ ये होता है ताकि बच्चे को पता चल जाए। कहता हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब हमने स्टार्ट पे टॉपिक किया था फ्रिक्शन वाला, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट से एक्टिविटी करके शो किया था कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं। यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ही इसका आंसर है, राइट वाला, ठीक है जी। 13.2 में कहता है जी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का हमने पूरा एक फिनोमिनन पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से बॉडीज़ को कैसे चार्ज किया जाता है। तो सेम वही क्वेश्चन नंबर 4 है, वही आंसर इसका। 13.3 बोर्ड में भी आ चुका हुआ एक दफ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा क्या कहता है उसमें। कहता है हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफरेंट फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं। फ्रिक्शन में हम क्या करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं। मैं यहाँ पे इसका शॉर्ट सा आंसर बता रहा हूँ। फ्रिक्शन में हमने क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट्स को रब करना होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो हमने फिनोमिनन पढ़ा था उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को रब नहीं करते, बल्कि अगर याद हो आपको तो वो 2 चार्ज स्फेयर वाला मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसमें दोनों चार्जेस दे बोथ आर टचिंग ईच अदर इंसुलेटेड स्टैंड पर थे। इसके नियर एक कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए, इसके एक एंड पर पॉजिटिव आ जाता है, दूसरे एंड पर नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एंड पर हमने इनको सेपरेट किया तो ये चार्ज दोनों की सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फ्रिक्शन में क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को, कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं। जब हम रब करेंगे तो रबिंग की वजह से किसी एक पर पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। जिस पर पॉजिटिव आया किस पर नेगेटिव आया, ये देखने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस होती है जो हमें बताती है किसी ऑब्जेक्ट पर नेचर ऑफ चार्ज क्या है। तो इस तरह से ये प्रोसेस एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। 13.4 में कहता है जी, 13.4 की स्टेटमेंट में कह रहा है व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विद लेबल्ड डायग्राम। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का आपने क्वेश्चन करना है, इसके अंदर सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें बताने वाला। सीक्वेंस वाइज मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हुए तो वही क्वेश्चंस हैं। 13.5 में कहता है जी suppose you have a glass rod which becomes positively charged when you rub it with wool. Describe how would you charge the electroscope negatively or positively। देखिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के लिए, यानी इलेक्ट्रोस्कोप को जब हमने नेगेटिव चार्ज देना है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप को जब हमने पॉजिटिव चार्ज करना है, तो दोनों के 2 डिफरेंट प्रोसेस हैं। नेगेटिव चार्ज करने के लिए अगर हमने नेगेटिवली चार्ज करना है तो हमने पॉजिटिव रॉड को, कोई भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को, उस ये मैंने सारा प्रोसेस बताया था आपको जब मैंने इलेक्ट्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ाया था ना, कि पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम ब्रॉड नियर लेके आएंगे किसके, इलेक्ट्रोस्कोप के। इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रोस्कोप कैन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव रॉड, उसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्कोप जो लेफ्ट रह जाएगी दैट इज़ विद नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव के लिए क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप, नेगेटिव चार्ज रॉड को ब्रिंग नियर द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द डिस्क और इलेक्ट्रोस्कोप, और उसके बाद उसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना डिस्क को किसके साथ, डिस्क को कनेक्ट कर देना इलेक्ट्रोस्कोप एल्यूमिनियम फॉइल जिसको ऑलरेडी ग्राउंडेड किया जाता है, तो वो चार्ज वहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। 13.6 में कहता है जी ये सारे वही प्रोसेस हैं, वही रिव्यू क्वेश्चन है जो पहले से हम कर चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप हाउ कैन यू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। देखिए हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं किन 3 चीज़ों के लिए, चार्ज की नेचर बताने के लिए, तो वो नेचर वाला प्रोसेस है।
दूसरा क्या चीज़ बताने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ होती है, किस चीज़ के लिए, टाइप का कौन सा चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वही क्वेश्चन है। 13.7 में कहता है जी, ये सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ मैं एक दफ़ा क्वेश्चन का सारा, ताकि आपके लिए ना आसानी हो जाए। अगर कोई डिफरेंट चीज़ आएगी तो वो मैं आपको लाजमी यहाँ पे करवा दूंगा। डिस्क्राइब हाउ वुड यू डिटर्मिन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। ये देखिएगा नेचर वाली बात भी होगी और टाइप वाली बात भी हमने इलेक्ट्रोस्कोप के टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। 13.8 में कहता है जी, व्हाट इज एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। कूलम्स लॉ की बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन उसकी मैथमेटिकल फॉर्म एक्सप्लेन करना सारा। ये डेरिवेशन अगर आपको याद आ रही हो, हमने की थी एक डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये डेरिवेशन करनी है 13.8 के अंदर। 9 में कहता है व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वैसे शॉर्ट था, फिर बता देते इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पेस है रीजन अराउंड अ चार्ज जहाँ पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। शॉर्ट सी डेफिनेशन थी जी। 13.10 में कह रहा है जी, ये सारे अब वही हैं जो हम पहले से कर चुके हैं। 13.10 में कहता है इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चार्ज पर क्या चीज़ एक्ट कर रही होती है, फोर्स एक्ट कर रही है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच एक्ट्स ऑन टेस्ट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, E इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस डायरेक्शन में चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो दैट इज बाय रीजन होती है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 13.11 में कहता है हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिफाइन इट्स यूनिट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है, द एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द एनर्जी सप्लाइड बाय द यूनिट चार्ज। चार्ज एनर्जी सप्लाई करेगा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम, कहाँ से, व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, किसके अंदर, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और वोल्ट किसकी इक्वल होता है, वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर सी। ये था जी पोटेंशियल डिफरेंस किसकी इक्वल होता है, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, इसका यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्स। इनको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वोल्ट्स। ये वोल्ट्स क्या है, दिस इज द यूनिट ऑफ P डॉट D का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा जी, 13.12 में कहता है शो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब एज एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान ये शो करके बताएं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एज एन एनर्जी ट्रांसफ़र होता है पर यूनिट चार्ज। याद करें हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन की थी कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज किसकी इक्वल होता है, Q इंटू, इसमें ये डेरिवेशन करनी VA माइनस B, ये वाली डेरिवेशन। VA माइनस VB क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये VA क्या है, ये हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल हम कंसीडर करते हैं, और VB हम क्या कंसीडर करते हैं, दैट इज लोअर पोटेंशियल। तो दिस इज W, ये W किसकी इक्वल होता है, दैट इज द एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। अगर मैं इस Q को किसकी इक्वल कर दूं, 1 कूलम की इक्वल कर दूं, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज VA माइनस VB किसकी इक्वल बन जाती है, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। डेरिवेशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा जी, 13.13 में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिफाइंड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। लो जी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस से क्या मुराद है, उसके यूनिट की डेफिनेशन लिख दें। मैं यहाँ पर शॉर्ट सा बता देता हूँ। हमने कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV का। C किसकी इक्वल होता है, दैट इज Q ओवर V मेरा बच्चा। Q चार्ज 1 कूलम एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 वोल्ट होता है, इसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फैरेड। तो 1 फैरेड किसकी इक्वल होगा, 1C ओवर 1V। इसमें ये सारी बातें लिखनी है 13.13 में जी। 13.14 में कहता है जी, 14 में कहता है डिराइव द फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए 13.14 में हमने ये वाला फार्मूला डिराइव करना है भाई, 1 ओवर C इक्विवेलेंट सीरीज में। याद करें हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं, वही वाला है C2 प्लस चलते चलते 1 ओवर Cn। इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन
सीरीज। 13.15 में क्या था, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जी बिल्कुल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने वेरिएबल और फिक्स कैपेसिटर पढ़ा था, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर के आगे हमने फर्दर टाइप पढ़ी थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये सारा कुछ इसमें लिखना है। 13.16 में कहता है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दो चीज़ों के दिमाग, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है देखिएगा। जो फिक्स कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, फिक्स, दैट कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज। फिक्स कैपेसिटर की एग्जांपल है पेपर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। वाइल वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर होता है, उस कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। हम जिनकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, क्योंकि उसके अंदर एरिया फेसिंग द प्लेट्स ईच अदर वो चेंज हो जाता है। तो ये दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। लो जी 13.17 में कहता है एंड लिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, वैसे शॉर्ट सा बता देते हो। कैपेसिटर फैन मोटर्स के अंदर, एग्जॉस्ट फैन के अंदर, वॉशिंग मशीन ड्रायर की मोटर के अंदर, ठीक है, कूलर्स के अंदर यूज़ होता है। कैपेसिटर्स लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैपेसिटर हम रेडियो को पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम रेजोनेंट सर्किट कहते हैं, जिनका नाम हम क्या कहलाते थे, आर आल्सो कॉल्ड एज फिल्टर सर। ये थे कुछ यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। तो वो यूजेस ऑफ कैपेसिटर आपने वहाँ पे एनालिस्ट का मतलब है सारे के सारे लिख देने हैं। 13.18 में देखिएगा कहता है जी डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की दो एप्लीकेशन हमने पढ़ी हैं बुक में। एक जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे फोटो कॉपियर वाली दो पढ़ेंगे एप्लीकेशन हमने पढ़ी है, पाउडर कारपेंटिंग वाली एप्लीकेशन पढ़ी है, और एक हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन पढ़ी थी एयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की। तो वही लिखनी है आपने। व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हैजर्ड्स क्या हैं। हैजर्ड्स के अंदर लाइटनिंग आता है, ठीक है, या फायर या एक्सप्लोजन आता है। तो ये इसमें ये वाला टॉपिक लिखना है, लाइटनिंग वाला, हैजर्ड्स वाला, और क्या चीज़, फायर्स और एक्सप्लोजन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ये टॉपिक बताना है। यहाँ पर जी रिव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गए। रिव्यू क्वेश्चंस के बाद हम जो एक्चुअल हमारे बुक में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गिवन हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जी हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। टोटल बुक में हमारे 8 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गिवन हैं। तो 8 तो वो करेंगे, और 8 के अलावा देख लेते हैं जी और कितने हो सकते हैं। जो साइड इंफॉर्मेशन साथ साथ मैं आपको बताता गया हूँ वो वाली, और जो बाकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस बने हैं तो वो देख लेते हैं जी। वो अब और कौन कौन से हैं जी, आ जाइए बच्चों। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये यूनिक नोट्स में से मैं करवा रहा हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पहला वाला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 1 से ये स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड रॉड, चीज़ें समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी तो नहीं मैं सारी यहाँ पे लिख सकता, मैं आपको सिर्फ उसकी डिटेल बताता जाऊंगा जी। क्वेश्चन 1 में कहता है इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर आफ्टर अ वाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे वाई। ले जी समझ लेते हैं हम। ये एक इलेक्ट्रीफाइड रॉड था, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा। कहता है ये पीसीज ऑफ पेपर को, ये छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर हैं, ठीक है, इनको अट्रैक्ट करता है। थोड़ी देर बाद ये पीसीज ऑफ पेपर फ्लाई अवे क्यों हो जाते हैं। द रीज़न इज दैट कि अगर ये इलेक्ट्रीफाइड रॉड है, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, पेपर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है, वो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा। अगर ये नेगेटिव रॉड था, ठीक है, तो इस पेपर्स पर, ये पीसीज ऑफ पेपर से, ठीक है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे तो दोनों चार्जेस, जो पेपर पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने की वजह से वो पेपर से होते वो क्या कर जाते हैं, आफ्टर सम टाइम वो फ्लाई अवे कर जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। कहता है कि इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इफ़ इट हैज़ अ चार्ज ऑफ 7.5 × 10⁻⁻11 कूलम। कहता है इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। चार्ज कितना है 7.5 × 10⁻11 C का। ये एक इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज है, ठीक। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, दैट इज़
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। अब क्वेश्चन उसका ये है, हाउ मच नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज रिमूव किया जा सकता है वो इलेक्ट्रोस्कोप जिसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज। हमने एक फार्मूला पढ़ा था चार्ज के लिए, Q इज इक्वल टू एन ई। हमने n यहाँ से कैलकुलेट करना है, n किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज Q ओवर E। सॉल्व कर लीजिएगा, n हमारे पास दैट इज 4.7 इंटू 10⁸ आंसर आता है जी सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, कहता है जी इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में जो फील्ड होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन उसका ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट कर रही होती है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा उस डायरेक्शन में। इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, हायर पोटेंशियल से हमेशा किसकी तरफ होती है, टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से किसकी तरफ जाएगा, टुवर्ड्स लोअर। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। किसमें, इन डायरेक्शन ऑफ, याद रखना इन डायरेक्शन ऑफ ई के ऊपर जब मैं ये लाइन लगा दूंगा तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स एन, ये बन जाती जी इट इज एन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कम्बिनेशन एक्सप्लेन। जी बिल्कुल, सीरीज कम्बिनेशन के अंदर हर कैपेसिटर पर इक्वल चार्ज होता है। इक्वल चार्ज इसलिए होता है कि हर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर जो चार्ज आता है, ये सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जब कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो बैटरी जो क्या करती है, बैटरी अगर इसको प्लस क्यू देगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस पर माइनस क्यू आ जाएगा, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू। भाई जितना इस पर प्लस आएगा उतना ही माइनस आएगा। दैट इज वाई ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज इन सीरीज कम्बिनेशन। क्लियर होगी बात जी। तो सीरीज कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने साथ ये इक्वेशन लिख के बतानी है कि सीरीज कम्बिनेशन के अंदर अगर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं या 2 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है तो उनके ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम, बिकॉज बैटरी हर कैपेसिटर को सेम चार्ज देती है। ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कम्बिनेशन हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स 2 प्लेट्स जस्टिफाई द। बिल्कुल जी, पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, बिकॉज ईच कैपेसिटर इज इंडिविजुअली, हर कैपेसिटर इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है किस चीज़ के साथ, बैटरी के पोटेंशियल के साथ। तो हर कैपेसिटर 2 हैं तो 2 होंगे, 3 हैं तो उन पर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक ट्रेलिंग अ मेटल चेन बीनीथ इट, व्हाट पर्पस डज द चेन सर्व। देखो जो मेटल चेन, अक्सर आपने देखा होगा गैसोलीन ट्रक जो जा रहा होता है, पेट्रोल का ट्रक, तो उसके नीचे एक चेन होती है जो कंटिन्यूसली रोड के साथ स्लाइड कर रही होती है। तो रीज़न इज़ दैट कि फ्रिक्शन की वजह से जो उसकी जो बॉडी होती है गैसोलीन ट्रक की वो चार्ज हो जाती है, तो उन चार्ज को डिस्चार्ज करना होता है। तो फ़ौरन जैसी वो चार्ज होती है फ़ौरन वो चार्ज ग्राउंडेड हो जाता है, चार्ज को सेपरेट पाथ नहीं मिलता किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करने का, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती, लाइटिंग वाला प्रोसेस है। तो दैट इज़ वाई जो मेटल चेन होती है उसकी बीनीथ हैंग हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इफ़ अ हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस योर कार। आप गाड़ी में बैठे हैं और आपकी गाड़ी के साइड पर आप कार में हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक छोटी सी डायग्राम बना के बता रहा हूँ बेटा ज़रा ध्यान से। कहता आप गाड़ी में हैं, ठीक है, इसकी साइड पे यहाँ पर एक हाई वोल्टेज पावर लाइन फॉल कर जाती है जी, तार गिर गई। कहता हम ये एडवाइस करते हैं कि गाड़ी से बाहर ना निकले। गाड़ी से बाहर इसलिए नहीं, एडवाइस इसलिए किया जाता है कि जब हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस योर कार वी आर एडवाइस नॉट टू कम आउट ऑफ द कार बिकॉज ड्यूरिंग, जब हम बाहर की तरफ आएंगे, गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो देर में क्या चीज़ बन जाएगा, पोटेंशियल का। देखिए हाई वोल्टेज का मतलब है, हाई वोल्टेज का मतलब है हाई पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर, हमारी बॉडी किस पर होगी, एट लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है। तो जैसे ही हम बाहर आने की कोशिश करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, विच रिजल्ट्स इन अ स्फीयर इलेक्ट्रिक शॉक, इसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग। ग्लास रॉड को रब करने से चार्ज किया जा सकता है। व्हेन हेल्ड बाय हैंड
बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग इफ हेल्ड बाय हैंड। जी बिल्कुल, जो ग्लास रॉड होता है उसके अंदर जो बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो बहुत वीक होती है एज़ कम्पेयर टू आयरन रॉड। सो हम ग्लास रॉड को तो चार्ज जो होता है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पर, एंड फ्रॉम ग्लास रॉड आर ईजिली ट्रांसफर टू आवर हैंड, दैट इज़ वाई ग्लास रॉड बिकम्स चार्ज बाय रबिंग। तो आसानी से वो चार्ज हो। यहाँ तक थे जी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमारी बुक में गिवन थे, ठीक है। इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बाद हमने कुछ मज़ीद एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो देख लेते हैं जी। जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अब और कितने हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक, ठीक होगी बात जी। इसके बाद है जी बेटा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते जो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ये एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन कुछ साइड इन्फॉर्मेशन है, कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस, देखिए एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड। ये एडिशनल चल रहे हैं जी 39 तक, बल्कि 42 तक हम कह लें, ठीक है। क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन नंबर 42 तक बड़े सिंपल से हैं, वही सारी बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारी जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए जी। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। 9 से जी शुरू हो रहा है, 9 के बाद देखते हैं जी कितने हो सकते हैं हमारे इस गिवन लेक्चर के अंदर। बहुत सिंपल से हैं, अगर कहीं पे डेरिवेशन आई या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आई तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर सिंपल हुई तो फिर हम उसको ऐसे ही कैरी ऑन करते जाएंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम कर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। जो कैपेसिटर के 3 फैक्टर से जो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज करते थे हम पढ़ चुके हुए हैं। एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 में डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है जी, आसान सा जी। 11 कहता है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या था? इन प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी एन इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड नेगेटिव चार्जेस एट द अदर एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जी। क्लियर हो गया जी। 11 भी हो गया। अभी वही सारे सिंपल है जो हम पहले से कर चुके हैं। 12 में कहता है जी व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप इज द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू, किस चीज़ के लिए? दैट इज़ यूज, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को? नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, और कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोस्कोप। कूलम्स लॉ पूछ रहा है जी। कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? मैं पढ़ देता हूँ स्टेटमेंट, फार्मूला लिख देता हूँ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लॉ की स्टेटमेंट क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है। एडिशनल सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं जो साइड इन्फॉर्मेशन में हमारे गिवन हैं, वही चलते जा रहे हैं जी। 13 के बाद 14 में कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 14 में डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की सराउंडिंग जो रीजन होती है। 15 में कहता है जी डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड राइट इट्स फार्मूला। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज। भाई किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम यूनिट भी इसका लिख लेते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है जी डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हु इंट्रोड्यूस देम। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये
भाई इसकी डायरेक्शन किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देख उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग लाइंस, लाइन बनाकर। दीज लाइंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इनका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था किसने? माइकल फैराडे ने। क्लियर होगी बात जी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है जी व्हाट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज। आसान सा, चार्ज पे जितना हम वर्क डन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। भाई फील्ड की डायरेक्शन में जब चार्ज मूव करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हुए जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा दैट सप्लाइड एनर्जी इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज मेन बाय डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कैपेसिटर की प्लेट्स में जो मीडियम, जैसे ये कैपेसिटर था ना, इसकी प्लेट में जो मीडियम होता है दैट मीडियम इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। और आपने अभी ये चीज़ याद रखनी है कि डाइलेक्ट्रिक हमेशा क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज एन इंसुलेटर। वो इंसुलेटर एयर भी हो सकती है, वो स्पेस भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है, ग्रीस भी हो सकता है जी। 18 भी हो गया, 19 भी हो गया जी। डाइलेक्ट्रिक क्या था? What is capacitor? In order to store charge for a longer period of time, जो हम डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। 20th हो गया जी। डिफाइन कैपेसिटेंस, स्टेट इट्स यूनिट। कैपेसिटेंस क्या है? 1C 1 कूलम पर 1 वोल्ट किसकी इक्वल होता है? 1 फैरेड के। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। उसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या होता है? 1F। F का मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या नाम देते हैं? फैरेड का जी। 20 यानी आप लिख लें 1 फैरेड किसकी इक्वल होता है? 1 कूलम पर 1 वी के। 22 में कहता है जी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़ी इजी है जो हम पहले से कर चुके हुए हैं। डिफाइन पॉइंट चार्ज। व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट चार्ज? बोर्ड में भी आ चुका है। पॉइंट चार्जेस वो होते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मच लार्जर एज कंपेयर टू देयर साइज देन दी चार्जेस आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस। राइट द फार्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए फार्मूला पैरेलल, जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो फार्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल होता है? C1 प्लस C2 प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते Cn तक। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड ड्रॉ देयर सर्किट। 3 कैपेसिटर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट करना है। ये कैपेसिटर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था सेम वही है, वो आपसे खाली डायग्राम भी पूछ सकता है। ये कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है, V1 है, V2 है, V3 है जी। इसको मैंने सर्किट के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर मैंने एक की लगाई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट, इस पर प्लस क्यू चार्ज आएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। ये जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक में क्या फ़र्क है? कैपेसिटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल डाइलेक्ट्रिक इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आसान सी बात। दैट मीडियम मस्ट शुड बी एयर, शीट और इंसुलेटिंग मटेरियल। 25 हो गया जी। 26 में कहता है जी राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स के नाम। पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सिरेमिक कैपेसिटर, ये डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं जी। 27 में कहता है जी वाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द मेजर कॉज ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन एट मैनी प्लेसेस डिस्क्राइब ब्रीफ। जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक पढ़ा था जिसके अंदर हमने हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे। हाँ, ये चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक था लाइटनिंग और फायर्स और एक्सप्लोजन। तो इसमें आपने फायर एंड एक्सप्लोजन के बारे में लिखना है जी। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर होता है? पहली तो बात है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज सच टाइप ऑफ कैपेसिटर विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट लो वोल्टेज। होता किस तरह का? एक एल्यूमिनियम एक फॉयल होती है, ठीक है, मेटालिक फॉयल होती है जो इन कॉन्टैक्ट होती है किसके साथ? इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सच अ सॉल्यूशन दैट कंडक्ट चार्जेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जैसे ही हम एक्सटर्नल कनेक्शन लगाते हैं तो उस फॉइल के ऊपर एक लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड बन जाती है। ये सारा वही प्रोसेस है जो मैं बता चुका हूँ पहले भी। व्हाट इज़ अ माइका कैपेसिटर?
ये क्वेश्चन वही है, बस बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ना एग्जामिनर डिफरेंट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट डिफरेंट बना देता होता है। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 29 में। व्हाट इज माइका कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर क्या है? माइका कैपेसिटर इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर, इसके अंदर हम माइका यूज़ करते हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक। ये चीज़ें याद रखने वाली है। माइका कैपेसिटर जिसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है, कौन सा वाला? माइका, किसमें? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, वही एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर किसके लिए यूज़ किया जाता है? अक्सर लोगों को डिस्कम्फर्ट होती है किस चीज़ के साथ? डस्ट पार्टिकल्स के साथ, या डिफरेंट जो फॉरेन पार्टिकल्स या पोलन पार्टिकल्स होते हैं एयर में, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर, जो एयर को फ्रेश कर देता है और रिमूव कर देता है डस्ट पार्टिकल से। तो यही वो सारा का सारा प्रोसेस इसमें वही लिखना है। डिफाइन फैरेड क्या है? डिफाइन फैरेड, फैरेड यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे देखिएगा 1 फैरेड किसकी इक्वल होता है? 1 कूलम पर 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज सप्लाइड किया बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर और उन प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाए 1 वोल्ट का, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? दैट इज इक्वल टू 1 फैरेड विच इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, 1 कूलम पर 1 वोल्ट। फिर लिख देता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है अर्थ की सराउंडिंग में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जी किस पर? यूनिट मास पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पर जितना वर्क डन किया जाएगा, चार्ज इधर मैंने लिखा था किसी जगह पर, चार्ज पर जितना वर्क डन किया जाएगा इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट डिस्टेंस, ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कोई फार्मूला नहीं था जी, हमारी बुक में कोई फार्मूला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है, हाउ कैन इलेक्ट्रोस्कोप बी चार्ज बाय कंडक्शन। भाई इलेक्ट्रोस्कोप को कंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे? हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन का मतलब है टच करना उसकी डिस्क के साथ। टच द नेगेटिव, अगर हमने पॉजिटिवली करना है तो पॉजिटिव रॉड को टच करना है डिस्क के साथ, नेगेटिवली करना है तो नेगेटिवली रॉड को डिस्क के साथ टच करना है कंडक्शन के प्रोसेस में। तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द रॉड विल ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रोस्कोप एंड कॉजेज इट्स लीव टू डाइवर्ज। तो नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव रॉड को करेंगे, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से? डिस्क से कहाँ से चला जाएगा? लीव्स में, तो लीव्स में डाइवर्जेंस आ जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप कंडक्शन के प्रोसेस से चार्ज। हाउ मैनी मैथड आर देयर टू चार्ज अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कितने मैथड यूज होते हैं? 3 मैथड्स आर यूज टू चार्ज अ बॉडी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से, हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिनन हमने पढ़ा था। इंडक्शन, फ्रिक्शन हो गई, इंडक्शन हो गई, और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कंडक्शन। ये 3 मेथड है जिनसे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है? चार्ज। 35 में कहता है जी, वाई आर लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज इन टॉल बिल्डिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर लाइटनिंग कंडक्टर्स क्यों यूज होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर्स टॉल बिल्डिंग के अंदर इसलिए यूज होते हैं ताकि वो क्या करे? एक सेपरेट डिस्चार्ज पाथ दे दे किस चीज़ को? जो एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है क्लाउड्स की लोअर सरफेस पर, ताकि वो उस बिल्डिंग पर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस ना कर सके। फौरन ही उसको क्या किया जाता है? एक सेपरेट पाथ देके चार्ज को डिस्चार्ज करके ग्राउंडेड कर दिया जाता है। दैट इज़ वाई लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड इन टॉल बिल्डिंग्स को इलेक्ट्रिक लाइटनिंग से जो डैमेज होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए। 36 में कहता है जी, Why is a metallic chain of petrol supply tanker made to roll on the ground? कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर, हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन लास्ट वाले अपने बल्कि इसी में किया था। हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 7 था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वो और पेट्रोल टैंकर में जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 था। ये 6 वाले का जो आंसर था सेम वही आंसर है कि गैसोलीन ट्रक में के बीनीथ वो जो चेन होती है उसका पर्पस क्या होता है। फिर से मैं बता देता हूँ कि जब गैसोलीन ट्रक या जो पेट्रोल ट्रक होता है तो उसमें यहाँ जो ऑयल फ्यूल ट्रक्स होते हैं जो सप्लाइड करते हैं ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उनकी बॉडी कंटिन्यूसली फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाती है। तो वो जो चेन बीनीथ द रोड कंटिन्यूसली स्लाइड कर रही होती है, उन चार्ज को फ़ौरन डिस्चार्ज कर देता है ताकि वो चार्ज भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर इंड्यूस करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ना बना लें। ये पर्पज़ होता है जी। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है,
कि जब आप वॉक करते हैं ऑन अ ड्राई डे इफ़ वी वॉक इन अ कारपेटेड room and then touch some conductor we will get a small electric shock can you tell why does it happen? जी बिल्कुल, जब हम वॉक कर रहे होते हैं किसी पर कारपेटेड रूम पर, फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्जेस हमारी बॉडी में बिल्डअप हो जाते हैं। जैसे ही हम किसी भी कंडक्टर वाली चीज़ को टच करेंगे तो चार्ज फ्रॉम हमारी बॉडी से उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो अब वो स्टैटिक नहीं रहता, नाउ इट बिकम्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। ये ज़्यादातर हैपन होता है कि इसमें इन ड्राई एंड इन लो ह्यूमिडिटी डेज, जिसमें नमी कम होती है ना, ड्राई खुश्क दिनों में, तब ये चीज़ें होती हैं जी। 38 में कहता है जी व्हाट इज फैराडे केज, हाउ डज इट वर्क। ले जी, फैराडे केज एक्चुअली एक मेटालिक इनक्लोजर होता है, मेटल का केज बना होता है जो प्रिवेंट करता है, दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ कौन सी वाली चीज़ को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं हो सकती। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए केज को हमेशा क्या किया जाता है, ग्राउंडेड किया जाता है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू एन अर्थ ग्राउंड। और फैराडे केज प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, यानी लाइटनिंग जहां पर अगर उसके बिजली फॉल भी करेगी, लाइटनिंग का बोल्ट फॉल भी करेगा तो उसको वो प्रिवेंट कर लेगा, क्योंकि उसका वो जो केज होता है उसको हमने ऑलरेडी क्या किया होता है, ग्राउंडेड किया जाता है। व्हेन प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू अर्थ ग्राउंड द केज कंडक्ट हाई करंट हार्मलेसली टू ग्राउंड, सारा का सारा ग्राउंड में चला जाता है। अ फैराडे केज इज अ हॉलो कंडक्टर, अंदर से खाली होता है जिस तरह जंगला होता है ना, इन विच चार्ज रिमेन ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द, चार्ज हमेशा बाहर वाली सरफेस पर रहता है, अंदर वाली सरफेस पर अगर कोई पर्सन भी है तो वहाँ पर चार्ज ने आना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है, अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा रबर टायर्स गेट चार्ज फ्रॉम फ्रिक्शन विद द रोड, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। सिंस अर्थ क्या है, हमारी ज़मीन, याद रखिएगा दैट अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल पर, तो नेगेटिव चार्ज आर शिफ्टेड टू अर्थ। नेगेटिव जब वो रबर टायर्स कंटिन्यूसली मूव करने से फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ हमारी जीरो पोटेंशियल पर, तो नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। ड्यू टू विच टायर ऑफ कार एक्वायर्ड, कार के टायर पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। फ्रिक्शन इज आल्सो द रीजन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली, फ्रिक्शन भी तो हो रही होती है ना, जब टायर मूव कर रहा होता है तो कंटिन्यूसली फ्रिक्शन की वजह से वो रिमूव हो जाता है जी। 39 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है जी, डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, एक ग्लास रॉड उसको सिल्क क्लॉथ के साथ हमने रब किया, विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिरिंज। जी बिल्कुल, चार्ज, पहली तो बात है चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बनते नहीं है। ठीक होगी बात जी। किसी भी चार्जिंग प्रोसेस, कोई भी चार्जिंग का प्रोसेस है ना, ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, फ्रिक्शन इंडक्शन, इसमें नए चार्जेस नहीं बनते, वही चार्जेस होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात, चार्जेस कैन नेवर नेदर बी क्रिएटेड नॉर, ना बनते हैं ना डिस्ट्रॉयड होते हैं, हाउएवर ट्रांसफर्ड हो जाते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की शक्ल के अंदर। सो आफ्टर रबिंग द ओवरऑल चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज सेम, जितना ग्लास रॉड पर रबिंग के बाद चार्ज आएगा पॉजिटिव, उतना ही सिल्क रॉड पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ओवरऑल तो उसमें क्या रहना है, जीरो ही रहना है, न्यूट्रल ही रहना है। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है जी, क्वेश्चन 41 में है जी, What would happen if a neutral glass rod is brought near a positively charged glass? न्यूट्रल ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज, ये मैं समझा देता हूँ जी। ये न्यूट्रल था, इसके नियर में क्या लेके आया, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे एंड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इनमें अट्रैक्शन होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, जब हम पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रल के पास लेके आएंगे तो इनमें क्या चीज़ होगी, अट्रैक्शन। क्लियर होगी बात जी। 42 में कहता है, एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई सी भी दो एप्लीकेशन बता दें। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की 3-4 एप्लीकेशन मैंने बताई थी आपको, फोटो कॉपिंग के अंदर, पाउडर कार पेंटिंग के अंदर, ठीक है, रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम कारपेट्स और चिमनीज से, ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जी। ठीक होगी बात जी। यहाँ पर बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 42 तक ख़त्म हो गए। ठीक है, 42 के बाद हमारे अब कुछ जो हमारी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे रेलेवेंट भी कुछ हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि बड़े सिंपल से और बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं।
ताकि ना हम ये एक ही दफ़ा इस सीक्वेंस को दी एंड करें। जो कुछ साइड इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन है जो अब क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ये साइड इन्फॉर्मेशन वो वाली है जो बुक की साइड पे इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो वाली इन्फॉर्मेशन है। उन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ये हमने किए हैं 42 तक, ये स्टार्ट हो रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 43 से ऑनवर्ड्स चल रहे हैं। ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये हम सारी चीज़ें जितनी भी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम यूनिक नोट्स। लो जी 43 से चल रहे हैं, टोटल 58 तक हैं जी। वो साइड इन्फॉर्मेशन वाले भी देख लेते हैं, इजी से हैं, उनमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, सारे वही हैं जो हम जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है उन्हीं से रेलेवेंट सारी बातें हैं जो इसके अंदर गिवन है। ये 42 तक हो गए थे, 41 42 तक हो गए हमारे, ठीक है जी। इसके बाद हम 43 से स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक और क्वेश्चन नंबर 42 तक। अब रह गए जी हमारे सिर्फ साइड इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस। उनमें ऑलरेडी फिर मैं बता रहा हूँ बार बार कि हम पढ़ चुके हैं सारे। लीजिए साइड इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 43। वही इन्फॉर्मेशन जो साइड पर गिवन उसी का क्वेश्चन बनाया गया है। लीजिए पहली चीज़ है 43 में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। भाई दो चार्जेस, वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है जिनमें दो चार्जेस 1 कूलम के सेपरेटेड बाय 1 मीटर, 10⁻⁹ न्यूटन की। कैसे बनी भाई? फार्मूला मैंने एक बताया था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू हमें पता 10⁻⁹ है, चार्ज 1 कूलम था, दूसरा भी 1 कूलम था, डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, तो वैल्यू ऑफ फोर्स F कितनी है 10⁻⁹ की। दिस फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अ बिलियन किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट सी लेवल। सी लेवल पर जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही होती है, ये फोर्स उसके इक्वल होती है। इन्फॉर्मेशन याद रखनी। क्वेश्चन था, फिर से बता रहा हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन टू चार्जेस ऑफ 1 कूलम आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। ये वो फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट कर रही होती सी लेवल पर एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, विच इज बिलियन किलोग्राम ऑब्जेक्ट एट सी लेवल। डिफाइन कूलम द यूनिट ऑफ चार्ज। दो जी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज हमें पता है क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज कूलम। इट इज इक्वल टू द चार्ज। एक कूलम कितने, 1 कूलम किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स पर जितना चार्ज होता है दैट चार्ज इज एक्चुअली इक्वल टू 1 कूलम। दिस इज अ वेरी बिग यूनिट। ऑफन चार्ज इज मेजर्ड इन, हम माइक्रो कूलम के अंदर मेजर करते हैं। माइक्रो कूलम का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर हो गया जी। 45 क्वेश्चन में कहता है जी हाउ आर पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी है किसी हाइट पर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो हम चार्ज मूव करते हैं फ्रॉम इन्फिनिट डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसके ऊपर जितना हम वर्क डन किया जाता है रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड सोर्स चार्ज एंड इन द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। उसका टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट मे बी प्लेस इन द फील्ड। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीज़ों का कैरेक्टरिस्टिक, बोथ फील्ड का और किस चीज़ का, टेस्ट चार्ज का। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ फील्ड एंड द टेस्ट चार्ज प्लेस इन द फील्ड। पोटेंशियल उस एनर्जी उस वजह से प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल बैटरी या हु इन्वेंटेड वोल्टेक पायल एंड व्हेन। भाई सबसे पहली बैटरी साइड इन्फॉर्मेशन में गिवन है, सबसे पहली इलेक्ट्रिक बैटरी किसने डेवलप की थी, द वोल्ट। इटालियन साइंटिस्ट था एलेक्जेंड्रो वोल्टा, उसी के नेम के अगेंस्ट 1745 से लेकर 1827 तक थे वो साइंटिस्ट, ठीक है, उन्हीं के नेम के अगेंस्ट रखा गया था। द वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो था ना वोल्ट, तो उसी साइंटिस्ट के नेम के अगेंस्ट रखा गया था एलेक्जेंड्रो वोल्ट। उसी ने सबसे पहले क्या बनाई थी, प्रैक्टिकल बैटरी बनाई थी। हु डेवलप द फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी नोन एज, उस इलेक्ट्रिकल बैटरी का नाम क्या था, वोल्टेक पायल।
दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेक। उस इलेक्ट्रिकल बैटरी का नाम था, ये नाम भी पूछा जा सकता है क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना आपने। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट, हम पढ़ चुके पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, वोल्ट था। इट इज सम टाइम रेफर, हम उस वोल्ट में मैंने जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाए थे मैंने तब बताया था कि हम वोल्ट को वोल्टेज का नाम भी अक्सर दे देते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ लाइटनिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, लाइटनिंग की एनर्जी की रेंज कितनी होती है। द एनर्जी इन लाइटनिंग इज enough to crack bricks and stone in unprotected buildings and destroy electrical equipment inside each bolt of lightning। याद करें हर बोल्ट ऑफ लाइटनिंग के अंदर हमने जो MCQs का सेशन किया तो उसमें मैंने बताया था 1000 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी होती है एक दफ़ा जो चमक आती है बिजली की। दिस एनर्जी इज इनफ टू बॉयल अ कैटल, ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एक कैटल को हम बॉयल करें, अ कैटल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक कैटल को बॉयल कंटिन्यूसली करता है। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज ब्राइटर देन 10⁻⁷ लाइट बल्ब। 10⁻⁷ बहुत नंबर ऑफ बल्ब होते हैं, तो लाइटिंग का जो एक फ्लैश होता है 10⁻⁷ जो बल्ब होते हैं उनकी लाइट और लाइटिंग के एक फ्लैश की लाइट उससे फिर भी ज़्यादा होती है 100। अगर 10⁻⁷ 100 वाट्स के आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब, उनसे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही होगी और लाइटिंग के एक फ्लैश से जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो लाइट उससे फिर भी ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट ब्राइटर्स ने कहा है जी। क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है जी व्हाट इज़ द डेंजर ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। जी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेंजर क्या है और उससे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। याद रखिएगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन स्पार्क अ फायर और एक्सप्लोजन, ठीक है। केयर मस्ट बी टेकन, किस चीज़ की केयर की जाती है, सिर्फ किस चीज़ के लिए, टू अवॉइड स्पार्क्स व्हेन पुटिंग, जब गाड़ी में फ्यूल डाला जाता है या एयरक्राफ्ट के अंदर स्पार्क्स जो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पर जो एयर फ्रिक्शन की वजह से फ्यूल एंड पाइप के दरमियान फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस, फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस बिल्डअप हो जाते हैं। तो स्पार्क कैन बी अवॉइडेड बाय, क्या किया जाता है, एक वो जो नोज़ल होती है इज़ मेड टू कंडक्ट बाय कनेक्टिंग एन अर्थिंग स्टैप। उस नोज़ल के साथ ऑलरेडी उन्होंने एक अर्थिंग स्टैप पहले से लगाया होता है, ताकि फ्रिक्शन जब पेट्रोल पंप किया जाता है व्हीकल के अंदर या टैंकर के अंदर या एयरक्राफ्ट के अंदर, ठीक है, बड़ी स्पीड में जा रहा होता है ना, तो उसकी वजह से जो चार्ज वहाँ पर बिल्डअप हो जाता है वो अर्थिंग स्ट्रैप की वजह से ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड हो जाता है। द अर्थिंग स्ट्रैप कनेक्ट द पाइप टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड होकर इसको क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। एक्सेसिव, याद रखना, लाइट फायर या एक्सप्लोजन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कब होगी, जब एक्सेसिव चार्ज बिल्डअप हो जाएगा। भाई ज़्यादा चार्ज बनने नहीं देना आपने, जब चार्ज बन नहीं रहा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनती। 49 में कहता है वाई लीव्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज इफ यू टच इट डिस्क विद द मेटल रॉड। भाई जब मेटल रॉड के साथ डिस्क को टच करेंगे तो लीव्स डाइवर्ज क्यों कर जाते हैं, दे डू नॉट डाइवर्ज इफ यू टच द डिस्क विद अ रबर रॉड। तो लीव्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज इन प्रेजेंस ऑफ मेटल बिकॉज मेटल रॉड कैरीज चार्ज ऑन इट, मेटल रॉड पर चार्ज होता है। डाइवर्ज करने का मतलब ये है, अब मेटल जो रॉड आप लेके आए थे अगर उसके ऊपर जितना इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज, अगर सेम चार्ज होगा तो लीव में डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो लीव में डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। मेटल का तो केस ये है। लेकिन जो दूसरा वाला रॉड उसने बताया कौन सा, इफ़ यू टच द डिस्क विद द मेटल रॉड बट नॉट डाइवर्ज इफ यू टच द डिस्क विद द रबर रॉड। रबर रॉड है तो रबर के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, दैट इज़ बाय आप रबर रॉड को चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ टच करेंगे तो उसके लीव्स के अंदर कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है जी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल बैक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विच इज सेपरेटेड बाय अ पेंसिल पॉइंट। नहीं जी, ये पॉइंट लगाया, कहता है दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उन चार्जेस को पुल बैक करने के लिए। If you could separate the positive and negative charge in a pencil point, the force pulling the charge back together exceeds the weight of a billion truck। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर में फोर्स, जो बिलियन ऑफ ट्रक्स की इक्वल फोर्स है, बिलियन ऑफ ट्रक्स के वेट की इक्वल फोर्स है, उतनी क्वांटिटी में फोर्स लगानी पड़ेगी 2 पॉइंट चार्जेस जिनमें डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट पेंसिल के एक पॉइंट, ये एक चार्ज यहाँ था, एक चार्ज यहाँ था, ये वैसे ही मैं चार्ज बनाता कि आपको नज़र आ जाए। भाई इनको सेपरेट करने के लिए बिलियन ऑफ ट्रक्स का जितना वेट होगा उसके इक्विवेलेंट हमें फोर्स लगानी पड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 51 में कहता है जी, इफ़ यू डबल द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस व्हाट विल बी द चेंज इन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। लो जी कहता है अगर आप दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस डबल कर दें, लेकिन हमने पढ़ा था फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन उसका ये है कि अगर हम डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के दरमियान डबल कर दें, डिस्टेंस डबल करने का मतलब क्या हुआ, इफ डिस्टेंस r था ना डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये अगर हम इस डिस्टेंस को डबल कर देंगे यानी जो मेरे पास r डैश आएगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा 2r के, डबल तो डिस्टेंस ही होया। अब मेरे पास जो नई फोर्स आएगी F डैश वो किसकी इक्वल बनेगी, K ऐसे ही आया, ये डेरिवेशन करके करना है Q2 डिवाइडेड बाय 2r, r का स्क्वायर था तो अब r डैश का स्क्वायर होगा ना ऑटोमेटिकली, यानी r डैश का स्क्वायर। अब ये बनेगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r डैश कितना था 2r तो कितना बन गया 4r स्क्वायर। इतना फैक्टर सेपरेट कर लें, गॉट इट। डिस्टेंस हमने कितना किया था, डबल किया था, तो अब हमारे पास नई फोर्स F डैश जो थी वो कितनी हो जाएगी 1/4 किसके, ओरिजिनल F के। क्लियर होगी बात जी। 52 क्वेश्चन में कहता है आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिजिकल एंटिटीज, जस्टिफाई योर आंसर। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर नॉट अ फिजिकल एंटिटीज, नज़र तो नहीं ना आती हमें, दे आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस जो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट कहाँ पर होती हैं, जाके एट नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइन देमसेल्व्स आर नॉट अ फिजिकल एंटिटी, दे आर जस्ट यूज फॉर द, हम सिर्फ मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट करने के लिए वी ऑफनली ड्रॉ लाइंस, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज, हम उन लाइंस को क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो लाइंस ड्रॉ करते हैं दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 53 में कहता है जी इज वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर द सेम क्वांटिटी। देखो जी अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस अ डिवाइस सच एज फॉर एग्जांपल कैपेसिटर हो गया हैज़ द सेम मीनिंग एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिवाइस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बैटरी है तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है और उस बैटरी को आप कनेक्टेड कर दें किसके साथ, कैपेसिटर के साथ, तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो जाएगा। बैटरी का वोल्टेज अगर 12 वोल्ट था तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, दैट इज आल्सो ऑफ 12 वोल्ट। तो इट मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स भी कितना है 12 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस अ डिवाइस such as capacitor has the same meaning as the potential difference across the device। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है जी इन विच फॉर्म डज कैपेसिटर स्टोर एनर्जी बिटवीन इट्स प्लेट्स। बड़ी अहम सारा क्वेश्चन है कि कहता है कैपेसिटर जो है वो अपनी प्लेट्स के दरमियान, ये कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है जी, कैपेसिटर अपनी प्लेट्स के दरमियान एनर्जी किस फॉर्म के अंदर स्टोर करता है। तो याद रखना आपने कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है अपनी प्लेट्स के क्रॉस दैट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स टू प्लेट्स इन फॉर्म ऑफ किस फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इस फॉर्म के अंदर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में बिटवीन इट्स प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है जी हाउ एन एरोप्लेन गेट चार्ज एंड डिस्चार्ज। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है वाई सम कंडक्टिंग मटीरियल यूज्ड इन द टायर्स ऑफ एरोप्लेन के टायर्स में कंडक्टिंग मटीरियल क्यों यूज़ किया जाता है, यानी दे आर कंडक्टर। और दूसरा क्वेश्चन उसका ये है कि एरोप्लेन चार्ज या डिस्चार्ज कैसे होता है। देखो जब प्लेन फ्लाई करता है ना ड्यूरिंग फ्लाइट तो उसकी जो बॉडी ऑफ एरोप्लेन होती है गेट चार्ज फ्रिक्शन की वजह से, एयर मॉलिक्यूल्स और प्लेन की बॉडी के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से हमने पढ़ा था चार्जेस कैन इंड्यूस, दो ऑब्जेक्ट्स पर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही एरोप्लेन लैंड करता है जिसकी बॉडी चूँकि चार्ज हुई होती है, वो जो चार्ज होता है दिस चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू कहाँ पर, ग्राउंड। सो द स्पेशली डिज़ाइन टायर्स जो कंडक्टिंग टायर्स होते हैं इन विच सिंथेटिक कार्बन इज़ यूज्ड, जिसके अंदर कार्बन, सिंथेटिक कार्बन यूज होता है ताकि जैसे ही एरोप्लेन लैंड करता है, ठीक है, वो जो चार्ज होती है उसकी बॉडी वो टायर्स के थ्रू कहाँ पर चला जाए, ग्राउंड में चला जाए और वो ग्राउंडेड होके
उसको कोई डेंजर ना हो। 56 में कहता है इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर लार्जर और स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। लो जी, हमने पढ़ा था पैरेलल के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, वहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी कि उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये फार्मूला हमने पढ़ा था जी, सी इक्विवेलेंट किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते Cn। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो कनेक्टेड होती है पैरेलल के अंदर उससे हमेशा क्या होती है, लार्जर होती है। हम फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जी लार्जर, क्या लार्जर होती है, बिल्कुल मैं कहता हूँ जी एक कैपेसिटेंस 2 की थी, एक प्लस किया, एक कैपेसिटेंस 4 की थी, एक कैपेसिटेंस 6 की थी, 6 और 4 10 और 2 12, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ गई, दैट इज ऑलवेज लार्जर देन 12 माइक्रोफैराड। यूनिट इसका ही है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर लार्जर होती है। ऑपोजिट भी याद रख लीजिएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा किसके अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर स्मॉलर होती है एनी ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। हर छोटी से सीरीज में इक्विवेलेंट छोटी होती है, पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लार्जर होती है। 57 में कहता है, लो जी वही क्वेश्चन मैंने आपको आंसर बता दिया, इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर लार्जर और स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, सीरीज के अंदर देख लेते हैं, जब कैपेसिटर्स किसके अंदर कनेक्टेड होते हैं, इन सीरीज के अंदर जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं तो उनका फार्मूला क्या है, फार्मूला जी 1/C इक्विवेलेंट, मैं उसका फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस चलते चलते 1/Cn तक। क्योंकि हम दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड कर लेते हैं, एक ही कैपेसिटेंस 2 रख लेते हैं, एक ही कैपेसिटेंस 4 रख लेते हैं, आंसर देखते क्या आता है जी, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम कितना आ गया हमारा 4, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बन गया 2 to the 4, 2 प्लस 1, तो 1/C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल आ गई, दैट बिकम्स 2 प्लस 1 3, 3/4। C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल बन जाती है, दैट बिकम्स 4/3, 4 को 3 से डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा 1 पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब सीरीज के अंदर कनेक्टेड होती है कैपेसिटर की, वो हमेशा क्या होती है, इट इज ऑलवेज स्मॉलर। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा क्या होती है, लार्जर, हर लार्जर से भी लार्जर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटर स्मॉलर होती है, हर स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट सी 2, भाई 2 से भी छोटी आ रही है, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आ रहा है 4 को 3 से डिवाइड करके, तो हर छोटी से छोटी आती है वैल्यू। एग्जैक्ट आपको आंसर बता देता हूँ मैं, 4 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट 1.33, क्योंकि आंसर बनता है 1.33। देखिएगा 1.33 में ये हर स्मॉलेस्ट से भी क्या है, स्मॉलेस्ट है जी। क्लियर होगी जी बात जी। लास्ट वाला एक ही क्वेश्चन शायद रह गया है 58, उसमें कहता है कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कहता है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है लेकिन but allows AC to pass through a circuit, how does this happen? कैपेसिटर कहता है डीसी को ब्लॉक कर देता है डायरेक्ट करंट। आपने डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हुआ है। कहता है कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है लेकिन एसी को ब्लॉक नहीं करता। पहली तो बात है कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी जिसको हम नाम देते हैं ना डायरेक्ट करंट, DC that is called as direct current, such current that flows only in one direction, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, सोर्स उसका सेल होता है या बैटरी होता है, वो होता है DC करंट। दूसरा उसने करंट बताया AC अल्टरनेटिंग करंट, सच करंट विच चेंजेस इस डायरेक्शन मैनी टाइम्स, एक सेकंड में अपनी डायरेक्शन बहुत दफ़ा चेंज करता है, यानी वो पॉजिटिव के लिए भी फ्लो करेगा और नेगेटिव के लिए भी फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज AC। अब DC चूंकि डीसी की पोलैरिटी याद रखिएगा सेम रहती है, एसी की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए फ्लो करता है। क्योंकि जिसकी पोलैरिटी सेम रहनी है तो उसमें क्या करना है, व्हेन कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करेंगे, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट मजीद फ्लो नहीं करेगा, करंट कैन नॉट फ्लो इन द
इन बिटवीन द गैप्स ऑफ द प्लेट्स, ये डीसी का है। जब डीसी को कनेक्ट करेंगे, जब कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है ना, डायरेक्ट करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन एंड इट विल स्टॉप व्हेन द कैपेसिटर, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो बिटवीन जो गैप्स ऑफ प्लेट्स है ठीक है, उनमें करंट फ्लो करना रुक जाएगा, मजीद वो चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट को हम स्विचेस करते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करते हैं किस चीज़ को, कैपेसिटर को, तो अल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को कंटिन्यूसली चेंज करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक होगी बात। इट डज दिस फास्टर देन इट टेक्स द कैपेसिटर टू फुली चार्ज। बिफोर द कैपेसिटर इज फुली चार्ज द पोलैरिटी क्या हो जाती है, फ़ौरन ही रिवर्स हो जाती है। द पोलैरिटी स्विच टू इज स्विच एंड द कैपेसिटर वांट्स टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स। अब कैपेसिटर अपनी पोलैरिटी, प्लेट्स की पोलैरिटी को चेंज कर देता है, एक तरफ नेगेटिव हो जाती है, दूसरी तरफ वो पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाती है। तो दैट इज़ वाई कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देती है। जब फुली चार्ज होती है तो करंट फ्लो करना रुक जाता है, लेकिन इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जैसे वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, कैपेसिटर अपनी प्लेट्स की पोलैरिटी को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। यहाँ पर बेटा हमारा लेक्चर नंबर 79 में हमारा चैप्टर नंबर 13 विद ईच एंड एवरी टॉपिक, सारे आर्टिकल्स, सारी चीज़ों के साथ हम सॉल्व एग्जाम्पल्स पहले कर चुके हैं, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पहले कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट 50% सिलेबस है उसमें हमारे चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 80th में स्टार्ट करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो करने के बाद हमारा इंशाल्लाह जो फर्स्ट 50% कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।